नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा है कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा, लिपि, व्याकरण और हिंदी के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ 1 भाषा, लिपि, व्याकरण और हिंदी। सबसे पहले हम भाषा के विषय में पढ़ेंगे। भाषा संप्रेषण का ही एक माध्यम है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति संकेतों से अपनी बात समझाता है, रेलगाड़ी का गार्ड संकेत के लिए लाल हरी झंडी दिखाता है। आपने देखा होगा बच्चों कि एक छोटा बच्चा हंसकर या रोकर अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। इन सभी को आप भाषा का रूप समझ सकते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। हम बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं और सुनकर दूसरे के भावों को समझते हैं। यही भाषा कहलाता है। मानव मुख से निकली सार्थक ध्वनियाँ भाषा कहलाती हैं। भाषा की ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं, जिनकी सहायता से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, अपने विचारों अथवा भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना है। इस प्रकार भाषा के 2 माध्यम होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए पहले हम मौखिक भाषा के विषय में जानते हैं। मौखिक भाषा रेडियो और दूरदर्शन की भाषा मौखिक भाषा का ही एक रूप है। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप कहलाती है। इसके द्वारा हम अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप नहीं होती है। नाटक, फिल्म, सीरियल में कलाकार संवादों का उच्चारण बोलकर ही करते हैं। कक्षा में विद्यार्थी भाषण देते हुए भी मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है। बच्चों, पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों में भाषा का लिखित रूप प्रयोग किया जाता है। पत्र व्यवहार में भाषा का यही रूप प्रयोग होता है। भाषा के लिखित रूप का विकास बाद में हुआ था। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं, जिन्हें 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इनमें भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत, बर्मी और आग्नेय परिवार प्रमुख है। विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी, संस्कृत, हिंदी आदि। अब हम लिपि के विषय में पढ़ेंगे। वर्णों का उच्चारण ध्वनियों से होता है। ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ध्वनि का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी। देवनागरी लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि से ही बंगला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपियां विकसित हुई हैं। आइए कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां देखते हैं। भाषा है हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। लिपि देवनागरी लिपि। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। उर्दू, अरबी, फारसी की लिपि फारसी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश की लिपि रोमन। सिंधी की लिपि फारसी। बच्चों, वैसे तो हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। आइए देवनागरी लिपि की विशेषताओं के विषय में जानते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। इस लिपि में प्रत्येक वर्ण के लेखन के लिए अलग अलग सांकेतिक चिन्ह नियत हैं। इसी विशिष्टता की
वजह से देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। इस लिपि में मौखिक भाषा को लिपि चिन्हों में प्रकट करने की भरपूर क्षमता मौजूद है। तात्पर्य यह है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही देवनागरी लिपि में लिख भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत की यह लिपि अनेक लिपियों के निकट है। यदि भारत की सभी भाषाओं की कोई एक लिपि हो तो वह देवनागरी हो सकती है। अब हम व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। भाषा का शुद्ध व्यवहार करने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। यह नियम हमें व्याकरण के माध्यम से मिल सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ये नियम हमें व्याकरण के द्वारा ज्ञात होते हैं। नियमों की निश्चित व्यवस्था ही व्याकरण कहलाती है। व्याकरण किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के नियमों का ज्ञान हमें कराता है। व्याकरण से भाषा का मानक रूप स्थिर होता है। व्याकरण के नियमों के आधार पर ही भाषा का शुद्ध एवं मानक रूप निर्धारित होता है। हिंदी हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत भाषा से आरंभ होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से होते हुए हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हिंदी का विकास राष्ट्रभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो रहा है। भारत में हिंदी का अध्ययन, अध्यापन मातृभाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा आदि रूपों में होता है। आइए हिंदी के क्षेत्र के विषय में हम जानते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी शासन और शिक्षा की भाषा है। बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब की यह संपर्क भाषा है। यद्यपि दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा प्रयोग में लाई जाती है, पर वहाँ भी हिंदी बहुतायत में बोली और समझी जाती है। हिंदी भारत के बाहर भी अनेक देशों में बोली जाती है, जिनमें बर्मा, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, मलाया, सूरीनाम तथा दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका प्रमुख है। हिंदी की बोलियाँ। भाषा का अर्ध विकसित रूप बोली कहलाता है। एक बड़े भूभाग में प्रयुक्त होने वाली भाषा के कुछ क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं, जिन्हें हम बोली के नाम से जानते हैं। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं। पहले ब्रज, अवधी, मैथिली बोलियां ही थीं, जो अब विकसित होकर साहित्यिक भाषाएं बन गई हैं। आइए हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां देखते हैं। देश के इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण हिंदी की अनेक बोलियां हैं। पश्चिम में हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और राजस्थानी बोलियां हैं। पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली बोलियां हैं। उत्तर में गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां हैं। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी बोली के रूप में बोली जाती है। इन बोलियों से विशिष्ट रचनाएं भी की गई हैं। ब्रजभाषा में सूरसागर, विनय पत्रिका, अवधी में रामचरितमानस, पद्मावत, खड़ी बोली में कामायनी, साकेत, प्रियप्रवास, मैथिली में पदावली। अब हम साहित्य के विषय में पढ़ेंगे।
प्रत्येक भाषा में ज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों का भंडार है। विद्वानों के अनुसार साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। इसके अंतर्गत युगों से प्राप्त ज्ञान को एकत्रित किया जा रहा है। इसलिए भाषा के विस्तृत ज्ञान को साहित्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य का संसार में विशिष्ट स्थान है। 10वीं-11वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक शताब्दी तक साहित्य की सुदीर्घ परंपरा रही है। प्रारंभ में सिद्ध साहित्य, संत साहित्य, सूफी साहित्य, कृष्ण और राम भक्ति काव्य, वीर काव्य तथा श्रृंगार काव्य ने हिंदी को समृद्ध किया। आधुनिक काल में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के फलस्वरूप साहित्य की विधाएं भी बदली और भाषा भी। आधुनिक काल से पहले का साहित्य अधिकांशतः पद्य में है, जिसकी भाषा मुख्यतः अपभ्रंश, प्राकृत, ब्रजभाषा और अवधी है। आधुनिक काल में अधिकांश साहित्य गद्य में लिखा जाने लगा और भाषा भी हिंदी हो गई। यहाँ तक कि पद्य भी छंद से मुक्त होकर गद्यात्मक हो गए। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। हिंदी व्याकरण के विभाग। हिंदी की भाषिक व्यवस्था के प्रमुख रूप से 3 स्तर होते हैं: वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। शब्द व्यवस्था के अंतर्गत 2 हैं, पहला शब्द स्तर पर और दूसरा पद स्तर पर। कंप्यूटर और हिंदी। आजकल कंप्यूटर पर हिंदी का खूब प्रयोग किया जा रहा है। हिंदी की अनेक वेबसाइट हैं। इंटरनेट का प्रयोग निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। हिंदी की नेट पत्रकारिता वेब दुनिया से शुरू हुई। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। अब जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, भास्कर, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा आदि अखबारों के वेब संस्करण उपलब्ध हैं। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है। साहित्यिक पत्रिकाएं भी वेब पर चल रही हैं। अब लोग हिंदी में ईमेल का प्रयोग भी करने लगे हैं। आज हिंदी पूरी तरह कंप्यूटर की भाषा बन गई। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, आइए एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। भाषा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा में अनेक भाषाओं तथा लिपियों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी तथा अंग्रेजी की लिपि रोमन है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराता है। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी का क्षेत्र व्यापक है। इसमें अनेक बोलियां बोली जाती हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो बच्चों, आशा है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। इसके दिए गए अभ्यास प्रश्नों को आप अपनी पुस्तक में ही करें। धन्यवाद।